हेलो फ्रेंड्स, आज से हम चालू करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 को। ये आया तो नहीं है पर मानवा तो है ना। वैसे जो हमने सीजन 2 में एंड देखा था उससे पहले कुछ और भी हुआ था जो सीजन में नहीं दिखाया गया था, तो हम वहां से कवर करने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिए। मानवा में चेयरमैन को जिनमू से ऑफिस में नहीं बल्कि फ्यूनरल के पास गार्डन में मिलते हैं और वहीं पर सब बातचीत होती है जो सीरीज में बदल दिया गया था। बात खत्म होने के बाद जिनवू अपने घर के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वहां पर एक बंदा आता है जो एक स्पेशल एजेंट था, हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, एडम वाइट। वो जिनवू से काफी समय से मिलना चाहता था पर जिनवू मिल ही नहीं पा रहा था। वो उसके ऑफिस भी गया था पर जिनवू वहां पर भी नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद जिनवू को भी याद आता है कि वो वही फॉरेनर होगा जिसके बारे में जिन्हो बात कर रहा था। जिनवू उससे पूछता भी है कि आखिर वो उससे मिलना क्यों चाहता है। एडम बताता है कि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, बस हमें छोड़कर। जिन्हों को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बताना चाहता है। एडम कहता है कि वो स्पेशल बंदा है इसलिए। पहले तो एडम ने सोचा था कि वो अकेले ही जिन्वू से मिलने आएगा, पर जेजू आइलैंड रेड के बाद जिन्वू ने काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा था, इसलिए उनका डिप्टी डायरेक्टर खुद जिन्वू से मिलना चाहता है और फिर साथ चलने को कहता है। पर जिनवू उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया था। वो जानने ही वाला होता है कि एडम अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में बात करता है, अपग्रेडेबल की, एक ऐसा बंदा जो दूसरे अवेकेंट की पावर को बढ़ा सकता है। ये सुनकर तो जिनवू भी हैरान हो जाता है और इसलिए वो उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। एडम जिन्वू को अपने डिप्टी डायरेक्टर माइकल कोनर से मिलाता है। माइकल घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो सीधा जिन्वू को इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दे देता है और फिर कहता है कि एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड में वो यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन बन सकता है। जिन्वू को बड़ी निराशा होती है। तो ये था वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन। अब जाकर माइकल भी उस अपग्रेडर के बारे में बात करता है। जिन्वू उससे पूछता है कि ये पॉसिबल भी है एबिलिटीज को अपग्रेड करना। माइकल बड़े उत्साह से बताता है कि दरअसल वो पर्सन ऑलरेडी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर जल्दी से मिसेस सेलनर को अंदर बुलाता है, दुनिया में एक लौती पर्सन जो दूसरे अवेकनर्स के लिमिट्स को बढ़ा सकती है। जिन्वू को भी फील हो रहा था उनका ऑरा कुछ अलग था दूसरे अवेकनर्स के मुकाबले। अब माइकल मिसेस सेलनर से अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन करने को कहता है। सेलनर जिन्वू से पूछती है कि वो जानता तो है ना कि ऑल अवेकनर्स की लिमिट है और कोई उसे बढ़ा नहीं सकता जब तक कि तुम दोबारा रिवेकेंट ना हो जाओ। पर सेलनर के पास एबिलिटी थी जो दूसरों की हेल्प करता था उनकी पावर बढ़ाने में। ऐसा करने के लिए उन्हें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था। माइकल भी जिन्वू को बताता है कि सेलनर जो कह रही है वो सब सच है, पर एक बार जब उसने अपनी पावर यूज कर ली तो उन्हें लंबे समय तक रेस्ट लेना पड़ता है, इसलिए हर साल सिर्फ कुछ ही चुने जाते हैं टू अर्न द बेनिफिट्स। मतलब जिन्वू भी उनमें से एक था। वैसे ये जिन्वू को भी काफी अमेजिंग एबिलिटी लगती है। वो उससे पूछता भी है कि ये कितना पावर बढ़ा सकता है। सेलर कहती है कि तीनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद लगभग 20 से 30% तक। ये सुनकर जिन्वू को भी यकीन नहीं हो रहा था। अब जाकर जिन्वू को भी समझ आ गया था हंटर होंगडोंगसू ने अमेरिका में रहने का फैसला क्यों किया। इतने क्रिटिक्स झेलने के बाद भी कौन ही इसे मना करेगा। पर अगर ये बाहर लीक हो गया तो। माइकल बताता है कि तभी मिसेस सेलर उनके साथ है, वो उनकी सुरक्षा करते हैं और रिजनेबल अमाउंट पे करते हैं। इसके बदले मिसेस सेलनर उनके चुने हुए हंटर्स को हाई लेवल तक पहुंचने में मदद करती हैं और ये गिफ्ट है जो वो जिन्वू को भी देना चाहती हैं। पर जिन्वू को ये गिफ्ट से ज्यादा डील लग रहा था। माइकल कहता है कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट का हंटर बन गया तो उसे बहुत से फायदे होंगे और उसके लिए अरेंजमेंट भी किया जाएगा उसकी मर्जी से गिल्ड चुनने के लिए। पर इतनी भी जल्दी नहीं है, वो यहाँ जिन्वू का फर्स्ट बटन ओपन करने आए हैं एक गिफ्ट के तौर पर, विदाउट अ कॉस्ट। जिन्वू को भी पता था उनके इरादों के बारे में, पर वो शॉक भी था क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपनी एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंट है, इसलिए जिन्वू मान जाता है। सेलनर जिन्वू के हाथों को पकड़ लेती है और उसे अपने आंखों में देखने को कहती है। ये सब देखकर माइकल काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पक्का पता था फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद जिन्वू उससे दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा या फिर वो अभी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। पर जैसे जैसे सेलनर फर्स्ट स्टेज ओपन कर रही थी वो धीरे धीरे डार्कनेस में फंस रही थी। चारों तरफ बस डार्कनेस था और जिन्वू बड़ी खौफनाक तरीके से सेलनर को ही घूरे जा रहा था। सेलनर बुरी तरह घबरा जाती है। उसको घबराता देख सभी सिक्योरिटी वाले जिन्वू पर गन तान देते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसने उनके साथ किया क्या। माइकल जल्दी से सिक्योरिटी वालों को गन नीचे करने को कहता है, तुम लोग जानते नहीं कि तुम्हारे सामने कौन है। अगर तुम्हें मिसेस सेलनर की इतनी चिंता है तो उन्हें देखो ना। सभी के गन्स नीचे रखने के बाद माइकल जिन्वू से अपने एजेंट की तरफ से माफी मांगता है। जिन्वू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या।
माइकल तो पहले अपने एजेंट पर गुस्सा करता है। अगर ये सब चीज थॉमस आंड्रे या ल्यू जी गैंग के सामने हुआ होता तो हम सब मारे जा चुके होते। मेरी बात याद रखना। फिर मिसेस सेलनर से पूछता है कि आखिर उन्हें हुआ क्या। वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। माइकल जिनवू से कहता है कि अभी मिसेस सेलनर कुछ ठीक नहीं है, क्या वो उससे किसी और टाइम पर कांटेक्ट करे। जिनवू हाँ कह देता है। फिर माइकल जल्दी से एडम को बुलाता है और जिनवू को उसके घर छोड़ने को कहता है। जिनवू के जाने के बाद माइकल फिर से मिसेस सेलनर से पूछता है कि आखिर उन्हें हुआ क्या। वो काफी डरी हुई है। वो डरते हुए कहती है, वो 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 किंग है और बहुत पावरफुल भी। माइकल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसका मतलब है कि वो नेशनल लेवल हंटर के बराबर है। सेलेना डरते हुए कहती है कि उसे नहीं पता, पर उसने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो किंग है, पर वो डिफरेंट है दूसरों से। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देख रहा था। वो हंटर संग जिनवू नहीं था, पर उसके अंदर एंडलेस डार्कनेस है जो मेरी तरफ देख रहा था, और उसका उसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसके सामने था फ्रॉस्ट मोनार्क। तभी वहां पर एक और बींग आ जाता है जो युगमंट था। युगमंट फ्रॉस्ट मोनार्क को एक इंफॉर्मेशन देने आया था अबाउट द ईस्ट टेरिटरी। फ्रॉस्ट मोनार्क भी कहता है कि वो उस टेरिटरी की बात तो नहीं कर रहा जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है। उस प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका था ना। युगमंट कहता है कि उसे ये पता है, और उसे ये भी बताता है कि उसके पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। उसे कंफर्म था कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वहीं पर है। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते कि वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो वैसे जिनू जैसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। वो बंदा कहता है कि वो ईस्ट का स्मॉल टेरिटरी कहीं कोरिया तो नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्क उससे कहता है कि वो इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है और वो बार बार उनके रास्ते में क्यों आ जाता है। युगमंड उससे चलने को कहता है। उसे नहीं लगता कि उसके पास इतना टाइम है उसके साथ खेलने का। फ्रॉस्ट मोनार्क पोर्टल के रास्ते जाने लग जाता है और जाते जाते उससे कहता है कि अगर उसमें दम है तो उसे रोक के दिखाए। अब वो बंदा जल्दी से अपनी पावर के साथ फ्रॉस्ट मोनार्क पर हमला कर देता है, पर फ्रॉस्ट मोनार्क अपने पावर के शील्ड की मदद से उसे रोक देता है। अब तो सही में ये बंदा मुझे जिन्हू जैसा ही लग रहा है। अब फ्रॉस्ट मोनार्क वहां पर तगड़े वाला धमाका करता है और वहां से चला जाता है। अब हमें रेड गेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिनवू फंसा हुआ था। बहुत से मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिनवू अब उस गेट के बॉस के सामने खड़ा था। वो बॉस काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जिनवू ने उसके बहुत से भाइयों को मार दिया था, पर वो जिनवू से थोड़ा इम्प्रेस भी था क्योंकि वो छोटा होने के बावजूद यहाँ तक पहुंच गया और जिनवू उनकी लैंग्वेज भी जानता है। फिर बॉस जल्दी से चिल्लाकर अपने कॉमरेड से बाहर निकलने को कहता है जो छिपे हुए थे झाड़ियों में। कम आउट। उनकी संख्या काफी थी इसलिए बॉस भी चौड़ में था, पर जिन्वू को ये फनी लगता है, छोटा, और फिर कहता है कम आउट। फिर क्या, जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स छुपे हुए बॉस के कॉमरेड्स को मारते हुए बाहर निकलते हैं। लगता है अब कोई नहीं बचा। ये देख बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। यू बास्टर्ड। पर वो कर भी क्या सकता था। जिन्वू अब सबको मारने को कहता है। फिर क्या, ऑर्डर सुनते ही बीरू, इग्रिस, टस्क, टैंक, आयरन टस्क की सारी जनरल्स बचे हुए मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। दो जिन्वू पर भी हमला करते हैं, पर जिन्वू को हाथ भी उठाना नहीं पड़ता। टैंक उन दोनों को संभाल लेता है। बॉस ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर तभी बीरू उसका एक हाथ काट देता है और इग्रिस उसका एक पैर। फिर टस्क अपने रिवर्स ग्रेविटी की मदद से उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। जिन्वू उससे कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तो शायद ये तुम्हारे लिए कम पेनफुल हो। जिन्वू उससे काफी चीजें पूछता है, पर सिस्टम के इंटरफेरेंस की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए जिन्वू बॉस को मार ही देता है। पर जिन्वू को पता है कि टाइम के साथ वो इसे पता लगा ही लेगा। फिर जिन्वू इन्वेंट्री से एक चाबी निकालता है जो उसे कर्स्ड रैंडम बॉक्स से मिला था। उस समय वो इसे यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब जेजू आइलैंड के वक्त वो लेवल 100 तक पहुंच चुका है और इसकी का यही तो रिक्वायरमेंट था। अब जाकर उसे उस चाबी का इन्फॉर्मेशन भी नजर आ रहे थे। वो चाबी था कार्टून टेम्पल का, पर इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं लिखा था। गेट का लोकेशन निश्चित किए गए टाइम पर रिवील किया जाएगा, जो था 417 आवर्स 6 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। जिन्वू कार्टून टेम्पल को कभी भी भुला नहीं सकता था। डबल दंग्योन सिस्टम भी उसे सब कुछ याद दिलाने लग जाता है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था, पर अब सब बदल चुका है। अगर यही शुरुआत से प्लान्ड है, अगर वो मेरा लौटने का इंतजार कर रहा है, तो फिर इंतजार करो, आई एम कमिंग। और फिर हमें उस गुफा को दिखाते हैं जिसके गेट के अंदर वो स्टैचू अपने थ्रोन पर बैठा क्रीपी सा स्माइल दे रहा था।